बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक करेंगे एग्री इकोनॉमिक्स का वो है ग्रीन रेवोल्यूशन एंड साइज प्रोडक्टिविटी रिलेशनशिप। लास्ट जो टॉपिक था उसमें हमने किया था कि जो साइज प्रोडक्टिविटी रिलेशनशिप है कि लैंड के साइज बढ़ने से जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है, लेकिन किस सूरत में, जब सिर्फ प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो उसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा। एक वेरिएबल वो क्या है? वो है लैंड साइज। अच्छा, जो सिर्फ लैंड साइज, और जब हम प्रोडक्टिविटी का रिलेशनशिप निकालते हैं तो इसका मतलब कहते हैं कि जब जैसे जैसे लैंड साइज बढ़ता है वैसे वैसे जो है प्रोडक्टिविटी कम होती है और स्मॉल फार्मर जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्री प्रैक्टिसेस करता है और जो है वो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, पर एकड़ प्रोडक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लार्ज फार्मर। लेकिन जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ लैंड पे डिपेंड ना करे, वो बल्कि बाकी चीज़ों पे भी डिपेंड करे। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में था, ग्रीन रेवोल्यूशन में टेक्नोलॉजी आ गई। टेक्नोलॉजी थी, हाई यील्डिंग सीड था, हाई यील्डिंग सीड्स की वैरायटीज जो थी वो आ गई। इसके अलावा फर्टिलाइजर, ये सब जब प्रोडक्शन इन सब का फंक्शन होता है तो फिर इसका इफेक्ट जो है वो डिफरेंट आएगा। फिर क्या इफेक्ट आएगा? फिर इफेक्ट डिफरेंट इस तरह आएगा कि जो ट्रैक्टर हैं, जो हार्वेस्टर है। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था पाकिस्तान में 1960s में, बल्कि पूरी दुनिया में आया था और उसके असरात जो थे वो पाकिस्तान में भी आए थे। क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन? कि बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल्स लगे, टेक्नोलॉजी आ गई, ट्रैक्टर्स लगे, हार्वेस्टर आए, हाई यील्डिंग सीड्स जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ। फार्मर्स जो है उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई। लेकिन किन फार्मर्स की हुई? क्वेश्चन ये, जो लार्ज फार्मर थे, जो लार्ज फार्मर थे उन्हें ज़्यादा फायदा पहुंचा एज कम्पेयर टू स्मॉल फार्मर। तो जब हम साइज प्रोडक्टिविटी रिलेशनशिप देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की पर्सपेक्टिव में, तो डेट इज टोटली डिफरेंट रिलेशनशिप। फिर क्या है? फिर जो लार्ज फार्मर है उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्मॉल फार्मर। क्यों? क्योंकि लार्ज फार्मर जो है उसकी एक्सेस ज़्यादा थी टेक्नोलॉजी में, वो ज़्यादा परचेज कर सकता था टेक्नोलॉजी, वो ज़्यादा परचेज कर सकता था हाई यील्ड सीड्स, वो ज़्यादा परचेज कर सकता था ट्रैक्टर, वो ज़्यादा परचेज कर सकता था हार्वेस्टर। अच्छा, तो जो बिग फार्मर है उसका आउटपुट क्या हुआ? वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्मॉल फार्मर। कैसे? क्योंकि उनकी कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो गई जब उन्होंने ये नई टेक्नोलॉजी यूज़ की। अच्छा, उनका जो था वो उनके पास बेटर फैसिलिटीज थी, सीड्स थे, पेस्टिसाइड्स था, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई। अच्छा, ये जो है इसमें तो डिफरेंट ओपिनियन है। जो डॉक्टर महमूद हसन थे उन्होंने कहा कि जो बड़े साइज के फार्म हैं उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हुई है, क्योंकि उनकी जो बड़े फार्मर्स हैं उनकी एक्सेस है उनकी एग्री इनपुट्स में। टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से स्मॉल फार्मर से ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन है। फिर अब्दुल सलाम साहब थे, उन्होंने कहा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी आई है उसने ट्रेडिशनल एग्री इकोनॉमिक्स की थ्योरी को ख़त्म कर दिया है, जो कि कहती थी, जो कि हमने लास्ट टाइम भी की है, कि जैसे जैसे स्मॉल फार्मर्स की पर एकड़ यील्ड जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लार्ज फार्म। उन्होंने क्या किया, अब्दुल सलाम साहब ने 192 फार्मर्स का इंटरव्यू किया और इस नतीजे पे पहुंचे थे कि जनाब जो लार्ज फार्मर की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन एज़ कम्पेयर टू स्मॉल फार्मर। फिर मियां असलम साहब थे, उन्होंने प्रोडक्शन फंक्शन एक जो है वो ड्राइव किया और बताया कि जो
लार्ज फार्मर की प्रोडक्टिविटी और स्मॉल फार्मर की प्रोडक्टिविटी जो है उसमें इतना ज़्यादा फर्क हुआ। ये मैं डिफरेंट ओपिनियन बता रहा हूँ। फिर नदीम उल हक और महमूद साहब, उन्होंने यू शेप जो है वो रिलेशनशिप निकाला बिटवीन लैंड साइज एंड सॉरी ये होगा प्रोडक्टिविटी एंड साइज। ठीक, ये इसका मतलब है प्रोडक्टिविटी कम होती है शुरू में, फिर वो बढ़नी शुरू हो जाती है जैसे जैसे साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। एक खास थ्रेशोल्ड लेवल तक, यहाँ तक मैक्सिमम कम होती है, फिर बढ़नी शुरू हो जाती है। इसका मतलब है खास लिमिट के बाद जो है वो फार्मर जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। जैसे जैसे उनका लैंड साइज, उनके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा जो है वो लैंड पर ज़्यादा इनपुट्स परचेज कर सकता है, टेक्नोलॉजी परचेज कर सकता है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? अब इसकी रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन की नतीजे में जो टेक्नोलॉजी है डेट इज़ एक्सपेंसिव, वो एक्सपेंसिव है। तो जो बड़ा फार्मर है वो इस पोजीशन में होता है कि उसे परचेज कर सके। अच्छा, उस टेक्नोलॉजी में क्या क्या है? उस टेक्नोलॉजी में सुपीरियर सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, थ्रेशर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, इसके अलावा ट्यूबवेल की इंस्टॉलेशन है, इसके अलावा जो आपका है ट्रैक्टर्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ा फार्मर जो है वो आसानी से ख़रीद सकता है, वो आसानी से। अच्छा, दूसरा जो लार्ज फार्मर है, जो बड़ा फार्मर है, वो क्या कर सकता है? वो आसानी से कर्जे ले सकता है, वो आसानी से क्रेडिट दे सकता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल फार्मर, जिसकी वजह से उनके अच्छे रिलेशंस होते हैं एग्री डिपार्टमेंट के साथ भी। उनकी फिर सबसे बड़ी बात क्या है? कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी बियर कर सकता है। दूसरा, उनके पास अवेयरनेस होती है। अवेयरनेस, जो लार्ज फार्मर है उसके पास क्या होती है? उसके पास अवेयरनेस होती है, वो अवेयर होता है, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कौन सी जो चीज़ है वो नई जो है वो डेवलप होने वाली है, और कौन से सीड्स जो हैं वो नए आए हैं। तो उस वजह से वो जो क्या करता है, वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखने की वजह से उसका फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, जब उनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है तो उनके पास इंफॉर्मेशन होने का मतलब है कि अनसर्टेनिटी कम होगी। अच्छा, इसका मतलब लार्ज फार्म जो है, लार्ज फार्मर की उनकी जब इंफॉर्मेशन बढ़ जाती है, जब उनकी कॉस्ट कम हो जाती है, जब उनकी जो है वो टेक्नोलॉजी का उनको पता लग जाता है, तो अनसर्टेनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो बेहतर पोजीशन में होते हैं रिस्क लेने में। अच्छा, अच्छा, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसके नतीजे में क्या हुआ? लार्जर फार्मर को ज़्यादा फ़ायदा हुआ एज़ कम्पेयर टू स्मॉल फार्मर, और जो है क्या हुआ? डिस्पैरिटी बढ़ गई, इनकम डिस्पैरिटी। रूरल एरियाज़ में इनकम डिस्पैरिटी बढ़ गई। मीन जो पहले से रिच थे वो रिच हो गए, जो पहले से पुअर थे वो पुअर ही रह गए। तो ये जो डिस्पैरिटी है, ये बताया प्रोफेसर ग्रिफिन जो थे, उन्होंने कहा कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है रूरल एरियाज़ में वो इंक्रीज़ हो गया ड्यू टू ग्रीन। इनकम डिस्पैरिटी बढ़ जाती है। इनकम डिस्पैरिटी कैसे बढ़ती है? एक प्रोसेस है, जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो लार्ज फार्मर जो होता है वो ज़्यादा जो है उस पोजीशन में होता है कि वो नई टेक्नोलॉजी को क्या कर सके? अडॉप्ट कर सके। तो वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है, नई सीड्स को लेता है क्योंकि उसके पास फाइनेंस होता है। दूसरी तरफ जो स्मॉल फार्मर है वो फ़ौरन उसे अडॉप्ट नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद जैसे जैसे वो टेक्नोलॉजी जो है थोड़ी सी पुरानी होती है, फार्मर जो है, स्मॉल फार्मर जो है, उसके पास कहीं से पैसे का इंतज़ाम होता है, यहाँ तो उसके वो दूसरे पैसे किसी ऑफ फॉर्म इनकम अर्न करता है और फिर उस पैसे से नई टेक्नोलॉजी ख़रीदता है। लेकिन वो क्या होता है, वो फिर जो स्मॉल फार्मर है वो लार्ज फार्मर के जो है वो काफ़ी देर बाद जो है वो अडॉप्ट करता है टेक्नोलॉजी, जो न्यू टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लार्ज एंड स्मॉल फार्मर। इसमें हम पहला जो टॉपिक कर रहे हैं वो हम देखेंगे कि लार्ज फार्म्स के एडवांटेजेस क्या क्या है। ऑन थ्योरेटिकल ग्राउंड जो है वो क्या है, लार्ज फार्म्स ज़्यादा प्रोडक्टिव कंसीडर किए जाते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल फार्म, क्योंकि जो लार्ज फार्म्स हैं
ये क्या है, इनमें ये इसकी वजह से इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमी जो है वो डेवलप होते हैं, जिससे प्रोडक्शन, मैनेजमेंट और फाइनेंस और मार्केटिंग, ये तीनों चीज़ें जो हैं इसमें इवॉल्व होती हैं। तीनों चीज़ें जो हैं वो, चारों चीज़ें जो हैं वो इसमें कंसीडर होती हैं। अब पहला एडवांटेज क्या है कि इसकी जो है परचेजिंग पावर होती है लार्ज फार्मर की वो ज़्यादा होती है। बिग फार्मर जो होता है वो सुपीरियर कैटल को, सुपीरियर चीज़ों को परचेज कर सकता है। एक अच्छी जो कैटल्स हैं उन्हें परचेज कर सकता है, अच्छी मशीनरी को, इरिगेशन सिस्टम अडॉप्ट कर सकता है बेटर को, फर्टिलाइजर्स अच्छे खरीद सकता है, जो न्यू हाइब्रिड सीड्स हैं उन्हें खरीद सकता है। वो क्या कर सकता है, वो अपनी लैंड की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकता है, फर्टिलाइजर्स बना सकता है, बायोगैस जो है अपनी प्रोड्यूस कर सकता है। वो क्या कर सकता है, वो अपनी क्रॉप्स को पेस्ट से ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो प्रोटेक्ट कर सकता है, एफिशिएंट और स्किल्ड लेबर को हायर कर सकता है। अच्छा, वो जो है अपनी लैंड के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग यूज़ कर सकता है, सिंगल क्रॉप नहीं, मतलब डिफरेंट क्रॉप्स एक ही टाइम पे लगा सकता है। वो जो है एक्सटेंशन सर्विसेज को जो है वो हायर कर सकता है, ठीक है। ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्री रिसर्च इंस्टीट्यूट से जो सर्विस है वो वेल कर सकता है। एक सोइंग और हार्वेस्टिंग जो है उसकी बेटर हो सकती है। वो ज़्यादा अमाउंट में जो लोन है वो कमर्शियल बैंक से ले सकता है, एग्री बैंक से ले सकता है। अच्छा, वो जो उसकी गुडविल ज़्यादा होती है जिसकी वजह से उसे आसानी से जो है वो लोन मिल जाता है। अच्छा, जो बड़ा फार्मर है वो क्या कर सकता है, वो अच्छी तरह अपनी इकोनॉमिक्स के रूल्स को फॉलो कर सकता है। वो क्या कर सकता है, वो सबसे बड़ी बात, उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी हो सकती है, वो स्टोर कर सकता है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, उसकी परचेजिंग पावर वो ज़्यादा होती है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अच्छा, वो क्या कर सकता है अपनी अच्छा स्टोरेज कैपेसिटी होगी तो क्या होगा, वो अपनी क्रॉप जो हार्वेस्टेड है उसे प्रोटेक्ट कर पाएगा, उसे लंबे टाइम के लिए रख सकेगा। तो फिर क्या है, इसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है। और स्मॉल फार्म्स की प्रोडक्शन जो है वो कम होती है, कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है, रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो भी कम होता है स्मॉल फार्मर का, सिर्फ इस वजह से कि उसकी परचेजिंग पावर जो है वो ज़्यादा नहीं होती। दूसरा क्या है, जो इसका आउटपुट जो है वो हाई होता है। अच्छा, आउटपुट हाई होने का फायदा क्या है, आपने सोलो का मॉडल पढ़ा, सोलो कहता है जितना कैपिटल होगा उतनी प्रोडक्शन होगी। अच्छा, जितनी प्रोडक्शन होगी उतना प्रॉफिट होगा, जितना प्रॉफिट होगा वो दोबारा री इन्वेस्ट होगा कैपिटल में, फिर वो नया साइकिल चल जाएगा, फिर कैपिटल ज़्यादा होगा, फिर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, फिर प्रॉफिट ज़्यादा होगा, फिर वो री इन्वेस्ट होगा। इसी तरह जो है प्रोडक्ट आउटपुट हाई होता है लार्ज फार्मर का। आउटपुट हाई होने का मतलब है कि उसके पास जो सरप्लस है वो भी हाई, जो मार्केट सरप्लस है, एक तो जो मार्केट में बेचने के लिए उसके पास सरप्लस है, मार्केटेड सरप्लस, वो भी हाई होगा। वो हाई होने का मतलब है कि जो आपका मार्केट सरप्लस हाई होगा उतनी ही वो प्रोडक्ट बाजार में जाके क्या करेंगे, वो बेचेंगे, वो उसको जाके बेचेंगे तो उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो फिर क्या होगा, प्राइसेस आउटपुट की भी उनकी बेहतर होंगी, ठीक है। तो आउटपुट जो है वो दूसरे तरफ देखें तो आउटपुट स्मॉल फार्मर का कम होता है, मार्केट सरप्लस भी कम होता है, उनकी प्राइसेस भी जो है वो उस तरह स्टेबल नहीं होती, बेहतर नहीं होती। तो क्या होता है, फिर जो ग्रेटर फार्मर है वो दोबारा अच्छे तरीके से री इन्वेस्ट कर पाता है। जितना ज़्यादा मार्केट आउटपुट ज़्यादा होगा, जितनी अच्छी प्राइस होगी, उतनी ज़्यादा उसके पास इन्वेस्टमेंट भी जो है वो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट जो अगली क्रॉप के लिए वो ज़्यादा होगी। फिर जो है नेक्स्ट में फिर जो है थर्ड पे वो है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। जो लार्ज फार्मर है उसके पास एक्सटर्नल इकोनॉमीज की चांसेस भी ज़्यादा है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या है, वो क्या करता है, वो जो है वो बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है। जैसे आपने देखा होगा शुगर कैन, ज़्यादातर जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं शुगर कैन के, उन्होंने शुगर मिल भी लगाई है, वो शुगर प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह फिर क्या करते हैं, उनके लिए वो उनके पास बेटर स्टाफ होता है, स्किल्ड लेबर होती है, फार्म मशीनरी होती है, तो उनकी कॉस्ट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ज़्यादा। लेकिन ये जो है ये स्मॉल फार्मर के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उसकी कॉस्ट हाई होती है, प्रोडक्शन जो है वो कम होती है। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज डेवलप होती है।
फोर क्या है जी, बिग फार्मर जो है वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर सकता है, क्वालिटी ऑफ लैंड, क्वालिटी ऑफ लैंड जो है उसे क्या करते हैं, उसे मेंटेन करते हैं। कैसे? वो डिफरेंट केमिकल्स को यूज करते हैं, वो अपनी लैंड पे एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, वो अपनी लैंड को चेक करवाते हैं, वो अपनी डिजीजेस को काबू करते हैं, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी या सॉइल इरोजन जो है उसको वो कंट्रोल इजीली कर लेते हैं, जिसकी वजह वो एक ऐसा इरिगेशन सिस्टम जो है वो अवेल करते हैं जिसमें वाटर वेस्टेज को अवॉइड किया जा सके। वो जो है वो स्प्रेज और स्प्रेज का भी बंदोबस्त कर लेते हैं, जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। अच्छा, वो अपनी लैंड फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी जो है मटेरियल चाहिए होता है, वो भी अवेल कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो क्वालिटी ऑफ लैंड को मेंटेन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, जो बिग फार्म्स हैं उसका बिहेवियर जो है, जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, वो इकोनॉमिक होता है, इकोनॉमिक और मार्केट ओरिएंटेड होता है। मार्केट ओरिएंटेड क्या मतलब है कि वो क्या करते हैं, वो अपनी कॉस्ट और रेवेन्यू को मैनेज करते हैं, वो कॉस्ट और बेनिफिट्स को देखते हैं, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बेहतर तरीके से यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा रैशनल होते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल फार्मर जो है वो ज़्यादातर इलिटरेट होते हैं, जबकि लार्ज फार्मर जो है वो थोड़े से इलिटरेट होते हैं, ज़्यादातर अब इलिटरेट ही हैं। अच्छा, वो अपनी जो स्मॉल फार्मर होता है वो ज़्यादातर अपना हिसाब किताब इकोनॉमिकली नहीं कर पाते, जबकि लार्ज फार्मर जो है वो इकोनॉमिकली जो है उसको यूज़ करते हैं अपने सारे जो डेटा शीट्स है। तो जो क्या है, और जो बिग फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं। मार्केट वो देखते हैं कि मार्केट में डिमांड क्या है, उसके मुताबिक वो चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ये था आज का लेक्चर।